Hello my dear students, welcome all of you on the digital dedicated YouTube channel. Here is Vinay sir. Today I am going to discuss the subjective part of the model set 1 of physics. Okay, already I have discussed the objective sections of the physics. Right now I am going to give the discussion of the subjective part. But dear students, मैं अभी ये आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अभी एक राइट टाइम और हाई टाइम है जिस समय आप अपने आप को कंप्लीट 100% जिसको कहते हैं ना झोंक दो तैयारी में, आप 100% दो. राइट नाउ देयर इज ए वेरी लेस टाइम एट योर डिस्पोजल एंड ये आपके पास जितना भी समय बचा है, दिन महीने साल तो अब है नहीं, घंटा मिनट सेकंड और डेज में अब आप काउंट करें इसको. तो अब ये जो आप लोग 2 साल का लेखा जोखा जो होगा आगे आने वाले 1.5 महीना, करीब 40 to 50 डेज इफेक्टिव आपके पास बच रहे हैं, इसमें आप लोग इस तरह से बेहतर तैयारी करें कि आप लोग कहते हैं ना कि लाखों में एक बन करके आप चमके सितारे के रूप में. और ये भी कहना है कि अगर अभी आप सिस्टमेटिक तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड का भी आपकी तैयारी हो रही है, साथ में बेस्ट फाउंडेशन आपका बनते जा रही है कंपटीशन के लिए भी. कंपटीशन का भी पेपर हम लोग धीरे धीरे वीडियो डाल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखते रहें इसको. और साथ में हम लोग कहते हैं ना, ज्ञान बांटो खुशियाँ बांटो, ज्ञान बांटो खुशियाँ बांटो. तो हम लोग ये कह देते हैं कि जैसे हम आपके पास शेयर कर रहे हैं अपना नॉलेज को, आप भी इस नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम लोग ये कहते हैं कि हमारा स्टूडेंट्स, हमारे जगह का स्टूडेंट्स ग्लिटरिंग और ब्रिलियंट रूप से चमके और एक सितारे के रूप में ये जगह डेवलप हुए. तो हमारा ये एक फीलिंग है, आपकी भी ये फीलिंग को थोड़ा सा प्रोपागेट कर लें. आप मेरे साथ मेहनत करें और मेहनत करके आगे बढ़ते हैं और मज़े मज़ा में हम लोग पढ़ते कैसे आगे निकल जाते हैं ये पता भी नहीं चलेगा. हम लोग ये कहते हैं कि एक सिस्टमेटिक हो जाता है कि सिस्टमेटिक आप लोग पढ़ाई कीजिएगा तो कभी ओवरनाइट आपको स्ट्रेस नहीं करना पड़ेगा. तो बस 1 by 1 करते चलें, जैसे जैसे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते जाएगा हम डिस्कशन देते जाएंगे. और इस डिस्कशन खत्म होते ही तुरंत हम लोगों ने कंपटीशन वाला खासकर जेईई नीट का पेपर भी हम सेक्शन वाइज बनाते जाएंगे और उसका भी आप रिवीजन लेते जाइएगा. और यही रिवीजन आपको कब तैयारी करा देगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा और आप हर गेट को बड़ी आसानी से पार करेंगे. तो ये हमारी एक फीलिंग है. तो विनय सर के साथ लगिए. और हम लोग तो कहते हैं ना कि आवर एम इज़ टू टच द स्काई, आवर एम इज़ टू टच द स्काई. एंड ये मैं कहता हूँ कि आप विनय सर का स्टूडेंट हैं, विनय सर कभी बैक बेंचर रहे नहीं, तो एक चीज़ मैं आपको ये कह देता हूँ कि आपको बैंक बेंचर रहने नहीं दूंगा. तो आपकी मजबूरी है कि विनय सर के साथ अगर अटैच है तो आप जिस तरह से हम लोग, मैं क्वेश्चन को बना करके आप वीडियो लोड कर दे रहा हूँ, उसी तरह से आप उसको कॉपी पे लिख करके आप प्रैक्टिस करेंगे. आप देखेंगे कि आपका एकदम उभरता हुआ सितारा, चमकता हुआ सितारा के रूप में आपका रिजल्ट होगा. घर वाले भी खुश, हम भी खुश, तुम भी खुश. बस तो हमें इससे अच्छा और कुछ चाहिए क्या. सो एंजॉय एंड लेट्स स्टार्ट आवर द टॉपिक. ओके, तो हम लोग फिजिक्स का जो सेक्शन पढ़ रहे थे उस सेक्शन में हम लोगों ने जो क्वेश्चंस है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है. और आई थिंक सो कि अगर आप टॉपिक का अच्छी से जानकारी भी नहीं होगा तो आप मेरे से सुने और धीरे धीरे आप इसको 2 बार 3 बार सुनेंगे और इसको राइट कर लेंगे तो हमें लगता है कि आपको याद हो जाएगी. कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़े भी हैं तो कोई टेंशन नहीं लेना है. बस ट्राई टू फॉलो मी, कम से कम मेरे साथ अब चलना पड़ेगा, है ना. अगर हम हाथ पकड़ के आगे चला रहे हैं तो अभी आप चलिए. अब चलने का जब इनर्शिया टूट जाएगा तो फिर हम हाथ छोड़ भी देंगे तो आप आगे मंजिल तक चल जाएंगे. तो माय डियर, गेट रेडी टू स्टार्ट हियर, कम ऑन. अब ये हम लोगों ने कह देंगे व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट. सी दिस वंस डियर, हम लोगों ने यहाँ पे आ जाते हैं. इक्वेटोरियल पॉइंट नंबर 1 आ गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल नंबर 2 आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नंबर 3. देयर आर 3 वर्ड्स वी हैव गॉट इन द क्वेश्चंस. आई विल एक्सप्लेन 1 by 1, सो स्टे ट्यून्ड विथ मी. ओके, आप मेरे साथ बने रहें और मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं और कितना लिखना होगा ये भी मैं बता देता हूं. आंसर तो मैं बता देता हूं बट थोड़ी सी मैं कंसेप्ट, मैं क्या कह रहा हूं कि आई एम एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट. राइट, ये हम चाहें तो आपको 10 मिनट के अंदर में सब क्वेश्चन को हम लिख करके रेडी कर देंगे. बट माई एम इज टू गिव यू द कॉन्सेप्ट, इम्पार्ट यू द नॉलेज सो दैट यू कैन थिंक लॉजिकली एंड डेवलप इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट. मेरी ये एक तमन्ना है. राइट, तो मैं हर बार ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैट्स. Electrostat, the branch of the physics that explains about the behavior of the charge in the rest condition.
फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग कहते हैं कि ब्रांच ऑफ द फिजिक्स दैट एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ द चार्ज इन द रेस्ट पोजिशन। जब कोई चार्ज को हम लोग रख देते हैं और उस चार्ज के कारण अगल बगल जो इफेक्ट आएगा उसके बारे में हम जहाँ पढ़ाई करेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है। और किसी चार्ज को किसी कन्फिग्रेशन या ओरिएंटेशन में रखने में जो वर्क डन हो जाता है वो एनर्जी के रूप में चार्ज के साथ स्टोर हो जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अर्थात that is we can say this one electrostatic potential is the work done in putting the charge at the particular position in the certain configuration। ओके तो ये हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, नथिंग इट इज द वर्क डन। आप इतने समझो, यह एक वर्क डन है किसी भी चार्ज को कहीं पर रखने में, राइट किसी न किसी कन्फिग्रेशन में तो चार्ज रहेगा ही ना, तो इट इज द वर्क डन इन पुटिंग द चार्ज इन सर्टेन पॉइंट और सर्टेन पोजीशन, राइट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो गए। अब ड्यू टू कहता है इलेक्ट्रिक डायपोल। भाई मोरे इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, तो नाम है कहते डाई, डाई मतलब दो, पोल मतलब दो, पोल मतलब नॉर्थ पोल, साउथ पोल या पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक सर्टेन डिस्टेंस पर रख दीजिएगा, जो सेटअप तैयार होगा उसको हम लोग डायपोल कहते हैं। माय डियर डायपोल का मतलब समझ ही गए हैं, डायपोल जिंदगी में भी डायपोल है, बिना सर है तो श्वेता में है, दो गो पोल तो है ही ना है, ठीक है, नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, ये तो दो गो पोल है ही ना है, और ये प्लस है तो माइनस है तो दो गो पोल तो है ही ना है। तो ये डायपोल का हर जगह एग्जाम्पल आपको मिलेगा। आप ये देखिएगा डायपोल मॉलिक्यूल्स में भी हम लोग को मिल जाते हैं, डायपोल चार्ज का सेटअप भी मिल जाएगा। तो उसी तरह से हम लोग कहते हैं सेटअप ऑफ द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एट द सर्टेन डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड डायपोल। फिर से दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सर्टेन डिस्टेंस पर रख दीजिएगा, जो सेटअप बनेगा उसको डायपोल कहते हैं। और इसी से आगे एक वर्ड आता है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ द आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेज। दो चार्ज का सेटअप सर्टेन डिस्टेंस पर रख देते हैं, उसको डायपोल कहते हैं। उस दोनों में से किसी एक चार्ज को लेकर के दोनों के बीच का डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एक टर्म मिलेगा जिसको हम लोग डायपोल मोमेंट कहते हैं। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपके पास लिखने के लिए आएगा, बहुत ही आसानी से लिख देंगे। तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन को हम तोड़ तोड़ करके बता दिए। अब आ गया इक्वेटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन। दो तरह के पोजीशन आते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन। तो माय डियर हम यहाँ पर आपके पास एकदम बड़ी आसानी से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आप आइए ये देखिएगा, दिस इज योर प्लस चार्ज या माइनस चार्ज है और ये आपका प्लस चार्ज है, ध्यान दीजिएगा ना। और इस तरह के चार्ज का सेटअप अगर हम लोगों ने ले लेंगे तो दिस इज योर एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन है, ओके दिस इज योर एक्सियल पोजीशन, ध्यान दीजिएगा दिस इज योर एक्सियल पोजीशन। एंड हम लोग कहते हैं कि डायपोल के मिडिल से और राइट एंगल पे जो कोई लाइन जाएगा उस पोजीशन को हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं। तो दिस इज योर इक्वेटोरियल पोजीशन, एनी पोजीशन कहीं भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। ये सब जितना भी पॉइंट है राइट बाइसेक्टर लाइन ऑफ द डायपोल ना, जितने भी पॉइंट है ऑल द पॉइंट्स ऑन द राइट बाइसेक्टर लाइंस ऑफ ए डायपोल, ये आपका इक्वेटोरियल पोजीशन को शो करता है। तो माय डियर अगर ये L है, ये वाला L है, डायपोल के लेंथ हम लोग 12 ले लेते हैं और कोई भी पॉइंट हम लोग यहाँ पर P ले लेते हैं, तो P पर अगर हम x डिस्टेंस ये ले लेते हैं तो ये भी आप देखिएगा सिमिलरिटी के साथ में आपके पास जो डायग्राम बनेंगे ये देखिए हम लोगों ने बना दिया। तो ये व्हाट इज दिस एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट, इसी को हम लोग r कह देते हैं। ये वाला है एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट, इसी को r कह देते हैं। अब ये भी आप लोग समझिए कि इफ़ देयर इज ए चार्ज, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और निगेटिव चार्ज होगा तो निगेटिव पोटेंशियल होगा, क्योंकि आपका चार्ज बेस कलर और पोटेंशियल बेस कलर, क्योंकि पोटेंशियल वर्क डन होते हैं। तो आप लोग अगर हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि अगर यहाँ पर Q चार्ज है, r डिस्टेंस पे हम पोटेंशियल पूछ देंगे, तो हम लोग को पोटेंशियल का मान लिखने का तरीका होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r एंड दिस इज इक्वल टू v। ये देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला है, राइट। तो हमारे पास यहाँ कह रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस। ये देखिए इक्वेटोरियल एक्सिस है और इस इक्वेटोरियल एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट लेंगे हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं। तो पोटेंशियल लिखना है, आपको आंसर इतने लिखना है, V मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस या इक्वेटोरियल पॉइंट, इसको आप लोग कह देंगे इक्वेटोरियल पॉइंट, और इसको हम लोग टोटल पॉइंट का लोकस लीजिएगा, सब पॉइंट को मिलाइएगा तो इक्वेटोरियल एक्सिस बन जाएगा। तो किसी भी पॉइंट पर लिख लीजिएगा तो दिस इज इक्वल टू V माइनस प्लस V प्लस, ऐसे मतलब दो चार्ज के कारण पोटेंशियल हम लोग लिख रहे हैं और ये पोटेंशियल का वैल्यू हमारे पास आ रहा है -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R,
और ये है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R. कट व्हाट इज द वैल्यू, दिस इज 0. दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर. तो आई थिंक सो कि आपके डायपोल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिल गया है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है. आगे हम लोग दूसरा वाला क्वेश्चन लेते हैं. तो हम ये मेरी कोशिश होगी कि हम टोटल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हुए आंसर लिखें. आपको आंसर में इतना ही लेना है कि डायपोल बना लेना है, माइनस चार्ज प्लस चार्ज शो कर देना है, और इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब राइट बाइसेक्टर जिसको हम लोग कहते हैं डायपोल का, उसके कोई भी एक पॉइंट एक्स डिस्टेंस पे ले लीजिए और वहाँ पर आप पोटेंशियल लिख दीजिए. ओवरऑल आपका इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कमांड डायपोल के कारण 0 होते हैं. अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देखते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, ए सेल ऑफ EMF E and internal resistance R draws a current I. Write the relationship between the terminal voltage V in terms of E, I and R. My dear, इसमें भी क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिएगा. सेल होता है, अगर सेल का अगर इंटरनल रेसिस्टेंस 0 होता है तो सेल के दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल होता है उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कह देते हैं. या सेल अगर ओपन है, फिर से सेल अगर ओपन है, सेल से कोई करंट नहीं लेते हैं, तो दोनों टर्मिनल के बीच में हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा उसको हम लोग EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं. बट ऐसा है कि अगर सेल क्लोज सर्किट में लगा हुआ है और सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस है, सेल में कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस है, तो दोनों पोटेंशियल के बीच में जहां EMF है और अंदर में जो इंटरनल रेसिस्टेंस है, तो इंटरनल रेसिस्टेंस में कोई एनर्जी का लॉस हो जाता है जिसको हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं. तो EMF आइडियल कंडीशन में E होता है और कुछ लॉस हो गया, तो लॉस पोटेंशियल के साथ EMF मतलब EMF से कुछ पोटेंशियल को ड्रॉप करा देंगे, तो जो हमको दोनों टर्मिनल के बीच वोल्टेज मिलता है उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. तो माय डियर, हम लोगों ने इस जितना भी बात को मैंने बोला हुआ है फटाफट हम लोगों ने ये सेल डायग्राम बना देते हैं. जस्ट सी विथ मी. ये देखिएगा, ये इंटरनल रेसिस्टेंस है सेल का, ये निगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हम लोगों ने डायग्राम बना दिया. तो दिस इज द सेल डायग्राम. ये देखिए ऐसे है, दिस इज इक्वल टू E है, इंटरनल रेजिस्टेंस I है, करंट R है, और ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B. ध्यान दीजिएगा. तो हमारे पास ये पोटेंशियल जो हम लोग लिख देंगे, यहाँ देखिएगा VA माइनस IR ऐसे लिखिए, प्लस E इज इक्वल टू VB. तो हमारे पास ये आएगा है E माइनस IR, this is equal to VB minus VA and this is equal to V, या यू लिख देंगे V equal to E minus IR. This is the value, this is the value. ये आपके पास है V equal to E minus IR. ये सर्किट डायग्राम है, बहुत ही आसानी से आप लोग लिख सकते हैं. करंट के डायरेक्शन में अगर हम लोग को हाथ चलेगा तो किसी भी रेसिस्टेंस के क्रॉस में करंट के डायरेक्शन में चलिएगा तो एनर्जी का ड्रॉप होता है. जब कभी करंट रेसिस्टेंस के थ्रू पास करता है तो कुछ एनर्जी की लॉस होती है, तो इसलिए हम लोग वहाँ पर ड्रॉप करते हैं. और करंट के डायरेक्शन के अपोजिट में चलिएगा तो किसी भी रेसिस्टेंस में पोटेंशियल गेन होता है. तो ये सारी कहानी हम लोगों ने लिख लिया. अब आइए यहाँ से क्या कह रहा है. 2 नंबर क्वेश्चन ऑलरेडी वी हैव डन इट. वेयर ऑन द सरफेस अर्थ इज द एंगल ऑफ डीप इज 90 डिग्री. एंगल ऑफ डीप इज 90 डिग्री. ध्यान रखिएगा, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होते हैं, एंगल ऑफ डीप होते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होते हैं. अर्थ के किसी जगह पर मैग्नेटिक वैल्यू, अर्थ के कारण मैग्नेटिक वैल्यू को पता लगाने के लिए हमारे पास 3 कंपोनेंट हैं. एक एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, एक एंगल ऑफ डीप है, और उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है. देयर आर 3 कंपोनेंट बाय विच वी कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द अर्थ. ये हमारे पास की कहानी है. तो अगर हम लोगों ने ये कह देंगे कि भाई कहाँ पर हमारा मैग्नेट वैल्यू, ध्यान रखिएगा, फिर से हम आपको बोल रहे हैं कि अगर हम किसी भी रस्सी में या किसी स्ट्रिंग में, इफ़ यू जस्ट पुट ए मैग्नेट एंड सस्पेंड इट इन आवर हैंड एंड वी आर मूविंग इन द होल अर्थ, ऑन द होल अर्थ, व्हाट विल हैपन? इफ विल मूव ऑन द इक्वेटर देन माई मैग्नेट विल बी इन द हॉरिजॉन्टल पोजिशन.
ओके। अब जैसे जैसे आप अर्थ से ऊपर या नीचे जाना शुरू करेंगे पोल की ओर में, तो मैग्नेट अपने आप वर्टिकल होना शुरू कर देगा। जब 90 डिग्री पे वर्टिकल जहाँ पर खड़ा हो जाएगा और नॉर्थ पोल जिधर पॉइंट करेगा वहाँ, इसका मतलब हो गया कि आप नॉर्थ पोल पे पहुँच गए। अगर वहीं पर आपका साउथ पोल के थ्रू पॉइंट करते हुए अगर ये वर्टिकल खड़ा हो गया, इसका मतलब आप कहाँ पर पहुँच गए हैं, साउथ पोल पर पहुँच गए हुए हैं। तो बहुत ही आसानी चीज़ हमारे पास पूछा हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज नॉट द इशू। वेयर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज द एंगल ऑफ डीप इज 90 डिग्री। एंगल ऑफ डीप, फिर से हम लोग बोलते हैं अर्थ का जो मैग्नेट है उसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जितना बनाता है उसको एंगल ऑफ डीप कहते हैं। फिर से अर्थ का जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक वेक्टर है हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ डीप कहते हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो अगर हम इसके बारे में कह देंगे तो आंसर तो सीधा हो गया माय डियर, इसका पोल। पोल में हम लोग कह देंगे आइदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड दिस इज योर साउथ पोल। ये तो हमारे पास हो गया 90 डिग्री पर, और 0 डिग्री पे रहेगा, हॉरिजॉन्टल में रहेगा तो इक्वेटर पे लगाइएगा, टिक कीजिएंगे, राइट। और इसके बारे में अगर हम लोगों ने मैग्नेटिक एलिमेंट के बारे में जानकारी थोड़ा सा हम लोग दे दें तो ये देखिएगा, हम बना भी देते हैं, राइट। हम लोग ने ये ऐसा डायग्राम बना देते हैं, दिस इज योर वर्टिकल कंपोनेंट। ये देखिए हम लोगों ने डायग्राम को ऐसा थोड़ा सा बना दिया हुआ है, चेक कीजिएगा। ध्यान दीजिए, ये हम लोगों ने ऐसे लिया और एक प्लेन लेकर के ऐसे डायग्राम बना दिया, और दूसरा वाला डायग्राम हम लोगों को थोड़ा सा कलर बदल देते हैं, और ये एक फील्ड लिया हम लोगों ने, ये एक फील्ड लिया, और ये हम लोगों ने एक सरफेस ऐसे बना दिया। तो आपको प्लेन दिख रहा होगा, दिस इज रिजल्टेंट मैग्नेटिक वेक्टर, अर्थ के कारण बी है, ये वाला हमारे पास बी एच है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वाला आपको थीटा है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, डिक्लिनेशन, ओके। और ये वाला जो है ये डीप है, मतलब रिजल्टेंट मैग्नेटिक वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाते हैं उसी को एंगल ऑफ डीप कहते हैं। डिटेल्स इफ नेसेसरी आई विल एक्सप्लेन इट, दैट नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो पोल पर 90 डिग्री हो जाते हैं। हाउ डज द पावर ऑफ द कन्वेक्स लेंस वेरी इफ इंसिडेंट रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय द वायलेट लाइट। माय डियर देखिए यहाँ से, वेरिएशन ऑफ द पावर एंड फोकल लेंथ विद द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, हाउ इट इज। आप जानते हैं कि कभी भी अगर लेंस से एक वाइट लाइट को पास कर दीजिएगा तो रेड लाइट अलग जगह कन्वर्ज करेगा, ब्लू लाइट अलग जगह कन्वर्ज करेगा। इट हैपन्स बिकॉज स्पीड ऑफ द लाइट और डिफरेंट कलर लाइट्स इन द डिफरेंट मीडियम्स, जैसे जैसे मीडियम होगा तो आपके पास डिफरेंट कलर का वेवलेंथ का लाइट का स्पीड भी अलग अलग होते हैं, इसीलिए कन्वर्जिंग रेड का, ब्लू का या अलग अलग लाइट का अलग अलग जगह होता है। बट हम लोग जो प्रॉपर लेंस जो हम लोग यूज करते हैं उसमें लेंस में इस तरह से डिजाइन मटेरियल का किया जाता है कि सब मटेरियल में जितने भी लाइट जाएंगे सब एक ही जगह पर कन्वर्ज हो जाएं, और वो कंडीशन को हम लोग कहते हैं क्रोमेटिक एविरेशंस को हम लोग दूर करके बनाए रहते हैं, मतलब कलर डिफेक्ट को खत्म किए रहते हैं, इस तरह से मटेरियल का डिजाइन किए रहते हैं। बट हमारे पास यहाँ से पूछा हुआ है पावर का वेरिएशन, तो हम जल्दी से यहाँ से देखिए आपको हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर में, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। ध्यान दीजिए, हम लोग सब जानते हैं लेंस मेकर फार्मूला से लिख देते हैं 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 एंड दिस इज 1/r1 माइनस 1/r2। ध्यान दीजिएगा, ये कनकेव या कन्वेक्स किसी भी लेंस के लिए हम लोगों ने यूज कर लिया। ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं होती है, अगर आप कलर बदल देंगे तो ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं होगी, चेंज किस में होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। और माय डियर इसी को हम लोग पावर कहते हैं। तो पावर के बारे में पूछा हुआ है म्यू, और म्यू के बारे में अगर हम लोग यहाँ से लिख देते हैं तो म्यू बाय द कॉची इक्वेशन, कॉची एक साइंटिस्ट है जो कि म्यू के बारे में इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, म्यू इक्वल टू a प्लस बी लेमडा स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये हो गया कि जिस तरह से लेमडा बड़ा होगा उसका म्यू का मान छोटा होगा। तो हम लोग यहाँ से देखिएगा बाय दिस कॉची इक्वेशन हम लोग सब जानते हैं लेमडा आर इज ग्रेटर देन लेमडा वी, और यूं कह देंगे लेमडा वी इज लेस देन लेमडा आर। तो अब ये बताइए कि लेमडा आर अगर बड़ा होगा तो हम लोग यहाँ से कह देंगे म्यू आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का रेड के लिए जो कलर है उसके लिए जो मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेमडा का मान बड़ा होगा तो म्यू आर का मान छोटा होगा म्यू वी से। ये देखिए
अब यहाँ पर हम लोग पावर के बारे में बात कर देंगे। तो रेड कलर के लिए रेड पावर फॉर द रेड कलर अगर ऐसा काम कर दीजिएगा तो हमारे पास क्या हो गया, म्यू आर माइनस 1 और दिस वैल्यू इज 1/r1 माइनस 1/r2, या यूं कहेंगे कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। इसको हटा करके हम लोग ऐसा काम कर देते हैं ना, तो और बेहतर रहेगा हम लोग को एक्सप्लेन करने में। ये देखिएगा हम लोगों ने क्या लिख देते हैं, यहाँ से पावर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास है किसका वैल्यू, म्यू के साथ में। और हम लोग जिस तरह से कहते हैं कि भाई वेवलेंथ के साथ में जो रिलेशन होंगे, वेवलेंथ के साथ में रिलेशन क्या है, उल्टा का रिलेशन है। तो दिस इज योर रिवर्स रिलेशन है ये वेवलेंथ के साथ में। तो अब आप बता दीजिए कि हमारे पास अगर रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है, रेड वेवलेंथ हम लोग के पास में ज़्यादा है, लैम्डा आर इज ग्रेटर देन लैम्डा वी, दिस इम्प्लाइज पावर ऑफ रेड इज लेस देन पावर ऑफ वी। वायलेट कलर या ब्लू कलर की हम लोग कहानी कह देंगे और फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। करेक्ट है भाई, तो फोकल लेंथ हम लोग के पास में ज़्यादा हो जाएगा, बट पावर के बारे में कहेंगे तो रेड के लिए कम होगा और ब्लू के लिए ज़्यादा होंगे। राइट भाई, तो ये देख लीजिए है, या इसी को हम लोग कह देते हैं पावर फॉर द वायलेट कलर इज ग्रेटर देन द पावर फॉर द रेड कलर। ये आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो आपको क्या रिमेंबर करना है, पावर 1 फोकल लेंथ के साथ रिलेशन है, म्यू माइनस 1, ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं होती है। और ये कॉची इक्वेशन है, म्यू इज इक्वल टू कॉची इक्वेशन, ये याद कीजिएगा। कॉची इक्वेशन गिव्स द रिलेशनशिप, ठीक है भाई, कॉची इक्वेशन गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट। जैसे जैसे हम वेवलेंथ में चेंज करेंगे ना, तो उस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज करेगा, तो पावर भी मेरा चेंज करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है और वायलेट कलर में सबसे कम होते हैं। तो यहाँ पर अगर वेवलेंथ ज़्यादा कर देंगे तो हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम मिल जाएगा, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो पावर भी हमको रेड के लिए कम और वायलेट के लिए ज़्यादा मिलेगा। तो आई सपोज कि ये सब आप लोग याद कर लेंगे। और कॉची इक्वेशन भी याद रखिएगा कि म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ²। ओके, तो ये हमारे पास इस तरह से लिख दिए हुए हैं। अब आइए 5 नंबर क्वेश्चंस जो लिखना हुआ है, सो देखिएगा 5 नंबर, व्हाट इज द 5 नंबर क्वेश्चंस, बहुत ही आसान है। स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स। माय डियर, देखन में छोटन लगे है घाव करे गंभीर। आप लोग सब जानते हैं न्यूक्लियस स्मॉलेस्ट है और न्यूक्लियस का साइज फर्मी के ऑर्डर में होते हैं, एटम का साइज एंगस्ट्रम के ऑर्डर में होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए दिमाग में डाल लीजिए, 10 के पावर -10 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर में एटम के साइज होते हैं, और 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में न्यूक्लियस का साइज होता है। न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल एंड वेरी वेरी डेंस, डेंसिटी इज वेरी वेरी हाई। एंड हम लोग कहते हैं कि टोटल मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर में ही रहता है, और एटम के बाहर में मास इतना के बराबर होते हैं क्योंकि इम्पिटी स्पेस होते हैं, और इलेक्ट्रॉन मास इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द प्रोटॉनिक मास और न्यूट्रॉनिक मास और न्यूक्लियस मास। इसीलिए हम लोग कहते हैं होल मास ऑफ द एटम इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ये सारी कहानी है न्यूक्लियस के बारे में। तो भाई बहुत डेंस मटेरियल है और बहुत कम जगह में है, इसका मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो आप ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में अगर हमारे पास में कैरेक्टर के बारे में बात करेगा तो फटाफट हम लोग लगा लेते हैं। पहला चीज न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एक चीज याद रखेंगे। शॉर्ट रेंज फोर्स हम लोग कह देंगे, न्यूक्लियस के रेंज में ही होती है, तो इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स में हम लोग के ये जो हम लोग कहते हैं फर्मी के ऑर्डर में होता है। आप लोग सब जानते हैं फर्मी इज इक्विवेलेंट टू 10⁻⁻15 मीटर, फर्मी के ऑर्डर में होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होते हैं। और ये साथ में हम लोग ये भी कह देंगे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ऑलवेज अट्रैक्टिंग है, ऑलवेज अट्रैक्टिंग फोर्स है। काफ़ी है, 2 ही लिखना है, ऑलवेज अट्रैक्टिंग। नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज फॉर स्टडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। वाओ,
क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड को पता लगाने में हम लोग किस वेव का यूज करते हैं। तो माय डियर आप लोग जानते हैं ना, ये आपका इस पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। ब्रैग्स, दैट वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड ही यूज्ड व्हाट इज दैट वंस, ही यूज्ड एक्सरेज। एक्सरे का यूज किया था। क्यों? क्योंकि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एटॉमिक लेयर के बीच का डिस्टेंस होता है या दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस होते हैं, दैट इज द डिस्टेंस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे। तो जहाँ डिफ्रैक्शन की बात हम लोग कहते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो डिफ्रैक्शन शार्प एज पे होने से या दो नैरो स्लिट के बीच होने से। तो डिफ्रैक्शन होने के लिए दो एटम के बीच में जो गैप होते हैं, अगर उसका वेवलेंथ एक्सरे के ऑर्डर में है तो हम लोग एक्सरे से ही डिफ्रैक्शन कराए थे। तो डिफ्रैक्शन होने के लिए नैरो स्लिट के बीच का जो गैप होता है उसका और जो लाइट से लाइट फॉल करेगा वो दोनों का वेवलेंथ और डिस्टेंस ऑलमोस्ट बराबर होता है। तो हम लोग कहते हैं फॉर द डिफ्रैक्शन टू बी टेकन प्लेस at the narrow slit, size of the narrow slit that should be equal to the wavelength of the light। फिर से narrow slit पे पढ़ने से डिफ्रैक्शन पैटर्न हम लोग को बनेगा, राइट। और ये डिफ्रैक्शन तभी होता है जब नैरो स्लिट का विड्थ और वेवलेंथ ऑफ द लाइट का जो वैल्यू होगा, वेवलेंथ ऑफ द वेव्स हम लोग कह देते हैं, उसका मान ऑलमोस्ट बराबर होना चाहिए। और वो बराबर होने के लिए हमारे पास यहाँ एक्सरे का मान लेते हैं। और ये जो नाम हम लोग लिख देंगे कि इसका आंसर क्या लिखना होगा, तो हम लोगों ने इसमें लिख देंगे एक्सरेज आर यूज्ड, एक्सरेज इज यूज्ड फॉर study the crystal structure, used X-ray is used for the study of crystal structure। एकदम सस्ता है, इतना ही हम लोग को लिखना है। और यहाँ जो लॉ लिखा था 2d sin थीटा, ये देखिएगा 2d sin थीटा इक्वल टू एन लेमडा थे। ये ब्रैग्स लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन, ब्रैग्स लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन याद कीजिए। यहाँ से ब्रैग्स लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन में जो ब्रैग्स इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड ही यूज्ड एक्सरेज। तो आपके सिंपल सा पूछा हुआ है कि कौन सा रे का यूज किया था, तो आपको एक्सरे लिख देना है। तो छोटा सा एग्जांपल है, थोड़ा सा हम डिटेल्स इसलिए करें कि दाएं बाएं और भी कुछ क्वेश्चन रहे तो आप लोग आराम से कर लीजिए। ड्रॉ द लॉजिक सिंबल ऑफ द नॉर गेट। वाओ, ड्रॉ द लॉजिक सिंबल ऑफ द नॉर गेट। तो नॉर गेट में हम लोग कहते हैं और गेट और नॉट गेट का मिलन है, इसको हम लोग नॉर गेट कह देते हैं। तो नॉर गेट का थोड़ा सा हम लोग डिटेलिंग आप लोग पढ़ा देते हैं, कोई टेंशन मत लीजिए। यहाँ से देखिएगा, हम लोग ये देखिए दो सिंबल हम लोगों ने लेंगे, ये यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा। नॉर गेट की पहचान इस तरह से होते हैं, नॉर गेट की पहचान इस तरह से है। और यहाँ पर आप लोग ऐसे लगा दीजिए, दिस इज और गेट, ये आपका ए है, ये आपका B है। यहाँ से निकल जाएगा A प्लस बी और यहाँ से निकल जाएगा A प्लस बी का बार। इसी को माय डियर आप लोग चाहें तो ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये देखिए दिस वे, ध्यान दीजिएगा, दिस वे ऐसे आया, ऐसे आया और यहाँ पर इस तरह से बोल एक बूंदा लगा लीजिए। तो ये आपका डायरेक्ट एक नॉर गेट का एग्जाम्पल हो गया। ये और है, यहाँ से आप A दे रहे हैं, यहाँ से B दे रहे हैं और ये वैल्यू आपको A प्लस बी का बार मिल गया। अगर इसका हम लोगों ने सर्किट डायग्राम खींचे कि माय डियर हमारा सर्किट डायग्राम कैसे चलेगा, तो ये ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों ने और गेट लगाया और उसमें नॉट गेट लगा देंगे। और गेट लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए और गेट, ये देखिएगा हम लोगों ने और गेट बना दिया, ठीक है भाई। और यहाँ से हम लोग इनपुट दे रहे हैं, ये देखिए सेल बैटरी ले लिया, यहाँ से इनपुट दे दिया और यहाँ से हम लोगों जो आया सिंबल से ये यूज़ करके हम लोगों ने बल्ब का यूज करके ऐसे लगा दिया। दिस इज हमारे पास स्विच नंबर 1 एंड दिस इज स्विच नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, दिस इज और गेट और नॉट गेट है, दिस इज और गेट और नॉट गेट है हमारे पास। जिस तरह से हम लोग यूज करेंगे इस तरह से बना लेंगे।
और नॉट गेट का अगर हम लोग ट्रूथ टेबल बनाएंगे तब भी हम लोग बना सकते हैं। तो दिस इज द सिंबल डायग्राम जो हम बहुत ही आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे पास ये जो आपका फर्स्ट पार्ट है सेक्शन ए ऑफ द सब्जेक्टिव पेपर्स ऑफ द फिजिक्स, आई थिंक सो वी हैव गॉट इट विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। थोड़ा सा डिटेल्स भी मैंने बोलते चले गए हैं सो दैट कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप करते लगे तो आपको पता लगे, प्लस अगर ये टॉपिक नहीं भी पढ़े हुए हैं तो थोड़ा सा आपको हवा लग जाए, और जहाँ हवा लग जाएंगे तो उड़ेंगे ही ना। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं और अभी नेक्स्ट सेक्शन हम लोग बी करते हैं। थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ज्ञान बांटो, खुशियाँ बांटो। तो इसी क्रम में आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज्ञान को बढ़ाते चलो, ठीक है ना, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा लें। थैंक यू। सेक्शन ए आई हैव कंप्लीटेड, सो राइट नाउ लेट अस स्टार्ट द सेक्शन बी। And section B, I think so, just see this ones, what is the question pattern. Section B, the student will answer any 5 question out of 7. भाई सेक्शन बी में भी 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, उसमें से 5 क्वेश्चंस आपको राइट करने हैं। तो आप लोग पहला अगर बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं तो स्ट्राइक करें न्यूमेरिकल्स एंड मोर न्यूमेरिकल लाइक कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को, थ्योरेटिकल को हम लोग अवॉइड करने की कोशिश करें। बट इफ़ देयर इज नो चॉइस देन वी हैव टू राइट व्हाट एवर द क्वेश्चंस वी विल हैव। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम लोग सिस्टमेटिक इतना पढ़ रहे हैं कि आपका सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब सेक्शन बी का 8 नंबर क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा आराम से पढ़ें, न्यूमेरिकल है और छोटा सा क्वेश्चंस है। 2 पॉइंट चार्जेस 20 × 10⁻⁻6 मतलब 20 माइक्रोकुलम है, एंड -4 × 10⁻⁻6 ओके आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ, ये देखिएगा है 50 सेंटीमीटर। भाई हमारे ये कुलम है, ये कुलम है, ये सेंटीमीटर है, तो फट से इसको आप लोग 0.5 आप लोग मीटर में बदल लें। पहला काम ये करना है कि CGS को हम लोग SI में बदल लें। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेज वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो वट एवर द पोटेंशियल वैल्यू वी विल राइट विद द प्रॉपर साइन। बट अगर ये इंटेंसिटी की बात कर देता तो प्लस से इलेक्ट्रिक लाइन्स निकलता है तो हम लोग दूर की ओर डायरेक्शन लेते, और निगेटिव में इलेक्ट्रिक लाइन घुसता है, एंट्री मारता है, तो हम लोग निगेटिव चार्ज की ओर डायरेक्शन लेते, राइट। मतलब प्लस चार्ज रहे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लिए हम लोग चार्ज से दूर की ओर डायरेक्शन लगाते हैं, और निगेटिव चार्ज रहे तो चार्ज की ओर डायरेक्शन है। बट यहाँ पर ये क्वेश्चंस में डायरेक्शन का कोई लोचा ही नहीं है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। सी दिस वंस, अभी हमने पोटेंशियल के बारे में बता रखा है, तो जस्ट राइट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, रफ स्केच हम लगा लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 20 × 10⁻⁻6 कुलम है, एंड यहाँ से कुछ डिस्टेंस ये वाला x हम लोगों ने मान लिया, तो ये वाला डिस्टेंस जो हमारे पास जो सेकंड जगह पे चार्ज को हम लोग रख रहे हैं, एंड दैट वैल्यू इज -4 × 10⁻⁻6 है। तो ऑफ कोर्स इस डिस्टेंस को आप लोग कहिएगा 0.5 - x। ये देखिए, हियर इज द पोटेंशियल वैल्यू एट विच, यहाँ पर पोटेंशियल होगा प्लस और यहाँ पर पोटेंशियल हो गया माइनस, और दोनों का पोटेंशियल मान हम लोग को 0 हो जाना चाहिए, ये पॉइंट को कह रहा है। तो वी डोंट नो एट व्हाट पॉइंट वी विल गेट द पोटेंशियल वैल्यू 0, तो हम लोग प्लस से अगर x मान लिया हुआ है तो समझ ही रहे हैं, दूसरे वाले से हम लोग वैल्यू 0.5 - x, क्योंकि दोनों का बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल राइट द पोटेंशियल इक्वेशन। पोटेंशियल अगर हम लोग लिखेंगे तो लिख लेते हैं, ये देखिएगा 20 × 10⁻⁻6 बाई r दैट इज x, और ये हम लोगों ने k ले लिया। ध्यान रखिएगा k का मतलब है k इज इक्वल टू 1/4πε0, ये मान को या इसी को हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू में लेते हैं 10⁻9 SI यूनिट में, प्लस हियर इज द पोटेंशियल वैल्यू k ले लिया, एंड दिस इज इक्वल टू -4 × 10⁻6 बाई 0.5 - x, एंड दैट इज इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस हम लोगों ने ये बात को लिख दिया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना।
हम लोगों को क्या करना है, सो देख लीजिए, जस्ट आई एम गोइंग टू राइट दिस वन के 20 इंटू 10 टू द पावर -6 बाई एक्स इज इक्वल टू, यहाँ निगेटिव साइन है, हम लोग राइट साइड में ले गए तो पॉजिटिव हो जाएगा, 4 इंटू 10 टू द पावर -6 बाई 0.5 माइनस एक्स। ये देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 को भी कैंसिल कर दिया, 4 से हम लोग काट दिया तो दिस इज 5। तो हमारे पास वैल्यू है 5 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 0.5 माइनस एक्स। माय डियर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर देते हैं, तो वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगा 5 इंटू 0.5 माइनस 5x इज इक्वल टू एक्स। जस्ट सजा लो तो आपके पास वैल्यू हमारे पास जो आ रहे हैं 0.5, ये देखिए हम लोगों ने लिख दिया, तो 6x इज इक्वल टू 5 और 5 जा 2.5, ये वैल्यू हम लोग को आ रहा है, और ये आपका मीटर में आ रहा है डियर, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो x इज इक्वल टू 2.5 बाई 6 है। अगर इसको हम लोगों ने बात कर लेते हैं सेंटीमीटर में निकालने के लिए, तो 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आपके पास जो आ रहे हैं सो कितने आ रहे हैं, सो देखिए काट देते हैं, तो वैल्यू 250 बाई 6, तो वैल्यू हम लोग कह देंगे 6 से काटेंगे तो 4, 1, दिस इज 1 और 4 आ रहा है, तो दिस वैल्यू कम्स आउट। देख रहे हैं ना, हम लोग 6 चौके 24, 240 आ रहे हैं ना भैया, ठीक है, 6 चौके 24 आ रहा है, 1 0 आ गया है, तो 4 6 36 6, ये देखिएगा आपके पास सेंटीमीटर डिस्टेंस हम लोग को निकल गया है। x इज इक्वल टू, एक्स का मान हम लोग को ये डिस्टेंस निकल गया। तो आपके पास बहुत ही आसान है, अगर बड़ा वाला चार्ज 20 कूलम से बात करेंगे तो 41.66 सेंटीमीटर में आ गया, और अगर दूसरे वाले से तो 0.5 में से हम लोग घटा लेंगे तो हम लोग के पास वैल्यू भी 8 पॉइंट हम लोग को 44 वैल्यू आराम से आने वाले हैं। तो ऐसे भी कह रहे हैं निगेटिव चार्ज के पास में अगर देखेंगे, है ना, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव चार्ज से हम लोग देखें, निगेटिव चार्ज छोटा है तो पॉइंट उसके पास होगा, और पॉजिटिव चार्ज बड़ा है तो उससे दूर पॉइंट पर जाकर के हमको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होंगे। कोई टेंशन नहीं लेना है। अब अगला वाला पॉइंट कह रहा है कि आल्सो फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमारे पास जो निकालने का तौर तरीके हैं, ये देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, बहुत ही आसानी से राइट साइड में लिख दे रहे हैं। सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है तो एनर्जी के लिए हम कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि अगर एक चार्ज ये आपका Q1 है और ये चार्ज आपका Q2 है, r डिस्टेंस पर रख देते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इट मीन्स इस कन्फिग्रेशन में चार्ज को रखने में कहीं ना कहीं माय डियर वर्क किए होंगे। बिना वर्क का तो कुछ रहेगा नहीं ना, कभी ना कभी किसी न किसी के द्वारा यहाँ पर चार्ज को रखने में वर्क किया गया होगा, वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जमा हो जाता है। आप ऐसे समझिए कि इफ देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज एंड देयर इज नो चार्ज नियर बाय दैट वंस, इट मीन्स देयर इज ए नो अपोजिशन और अट्रैक्शन रिपल्सन, कुछ नहीं हो रहा है। बट अगर कोई दूसरा चार्ज को लाएंगे तो सर्टेनली ये चार्ज इसको अपोज या सपोर्ट करेगा, तो हम लोग इसमें कुछ ना कुछ वर्क डन हो जाती है पर्टिकुलर पोजीशन में रखने के लिए, और वो एनर्जी का मान हम लोग को लिखा जाता है कि Q1 Q2 बाई R, और इस वैल्यू को हम लोग कहते हैं Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दिस इज योर वैल्यू। तो अब आप लोग यहाँ से देखिए कि एनर्जी का मान अगर हम लोग लिखेंगे तो K का मान हम लोग के पास ऐसे लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वर्क डन स्केलर क्वांटिटी होता है, सो वी हैव टू राइट विद द प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ लिख देंगे, इंटू -4 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है भाई, ये देखिए हम लोगों ने यहाँ से इसको हटा दिया, और ये R का मान हमारे पास वैल्यू जो लिखा हुआ है 0.5, एंड दैट्स वैल्यू वी कैन राइट लाइक दिस। तो ऐसे लिख दीजिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 20 इंटू
4 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 2। ये देखिए सबको हम लोगों ने दाएं बाएं कर दिया हुआ है। तो अब आगे आइए, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है, ये 9 है और ये वाला 10 हो गया। यहाँ से हम लोगों ने 10⁻⁻2 लिख दिया। अब आइए तो वैल्यू ये आ रहा है 9 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻2। ये आपका जूल में वैल्यू आ रहा है, दिस इज विथ निगेटिव साइन। तो हम लोगों ने ओवरऑल जो एनर्जी का मान निकाल दे रहे हैं, तो वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, दिस इज -9 और ये वाला है 4 चौके 16 और दिस वैल्यू इज 10⁻⁻2 जूल है। तो 16 9 44 से हम लोग ऐसे लिख देंगे एंड दिस इज इक्वल टू -2 जूल with negative sign and this value comes out 1.44 joule. This is your result. ओके आप थोड़ा सा आसानी से देखें, हम लोगों ने कैलकुलेशन किया हुआ है टोटल पोटेंशियल एनर्जी नंबर ऑफ डिफरेंट इंट्रैक्शन। तो ध्यान रखिएगा, ये कह देंगे इसको एक ही 1 है 2 के साथ कर रहा है, 2 या 1 के साथ कर रहा है, तो Q1 इंटू Q2 करें या Q2 इंटू Q1 करें, बात बराबर है। इसलिए हम लोगों ने एक इंट्रैक्शन देख लिया, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R, R का मान 0.50 सेंटीमीटर था, मीटर में बदल दिया तो 1/2 मीटर हो गए। और यहाँ से हम लोगों ने 1/4πε0 कॉन्स्टेंट 9 इंटू 10⁹, ये आपका 20 चार्ज है। और यहाँ पर जो आपका निगेटिव वैल्यू जो था, ये निगेटिव को हम लोगों ने बाहर कर दिया है और ये 10⁻⁻12 -6 और -6 को लिया, 2 से हम लोगों ने ऊपर लेके मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है। अब आसानी से कुछ नहीं करना है, यहाँ 10 के पावर 9 है और यहाँ एक 10 हो गया, यहाँ पर 10⁻⁻12 थे, कट करने के बाद -2 बचा, तो वैल्यू हो गया 2 और 2 4 16 और 9 69 जा हम लोगों ने कहा देते हैं 144 -2 है 1.44 विथ निगेटिव। ये एनर्जी निगेटिव है और जब कभी किसी सिस्टम का एनर्जी माय डियर अगर निगेटिव आता है तो आप ये समझ लीजिए कि वो सिस्टम स्टेबल कंडीशन में है, वो भागे होगा नहीं। आप जिस कंडीशन में रखती हैं उसी कंडीशन में, अगर किसी सिस्टम का एनर्जी पॉजिटिव आ जाता है माय डियर, तो आप ये समझ लीजिए कि वो सिस्टम स्टेबल नहीं है, वो पक्का भागने वाला है। तो हम लोग ये कहते हैं कि जितना भी यूनिवर्स में बॉडी है, आप ये देख लो कि एनर्जी, अगर हम इलेक्ट्रॉन का एनर्जी न्यूक्लियस के साथ देखेंगे तो आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ भी टोटलिटी में एनर्जी निगेटिव आएगा। अर्थ का एनर्जी सन के साथ देखेंगे, मून का एनर्जी अर्थ के साथ देखेंगे, अपना एनर्जी अपने फैमिली के साथ देखिएगा, सब का सब एनर्जी आपका निगेटिव आता है और हम लोग स्टेबल ढंग से रखते हैं फैमिली में। कभी भी एनर्जी अगर दो सिस्टम के बीच में पॉजिटिव होगा तो वो अनस्टेबल होगा। पॉजिटिव मतलब हाई एनर्जी मतलब अनस्टेबल। आपको ये जो ज़िंदगी में जितने भी फिजिक्स का लॉ है, ओके, ईच एंड एवरी लॉ दैट एक्सप्लेन्स द लाइफ स्टोरी, ज़िंदगी का जो भी कहानी है सब कहीं ना कहीं आपको नेचर से जुड़ा हुआ है, बिकॉज यू नो दिस वन फिजिक्स दैट एक्सप्लेन्स अबाउट द नेचर एंड द नेचुरल फिनोमेना। समझ रहे हैं ना? तो आपके पास कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप एक एक करके हम लोग समझते चलते हैं। तो आप आगे आइए, ड्रा द स्केच शोइंग द बेसिक एलिमेंट ऑफ द एसी जनरेटर एंड इट्स प्रिंसिपल। चल भाई, हम लोगों ने एसी जनरेटर, हम लोग कहते हैं ना एसी जनरेटर एक जनरेटर है दैट इज यूज टू प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट। इट इज़ ए जनरेटर विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस द अल्टरनेटिंग करंट। उसमें हम लोग का अल्टरनेटर होता है, डायनेमो होते हैं, जिस डायनेमो के अगर हम लोगों ने किसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर देंगे तो वेरिएबल फ्लक्स सेटअप हो जाता है, और वेरिएबल फ्लक्स सेटअप होता है तो फ्रेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सेज कि वेयर देर इज ए वेरिएबल फ्लक्स लिंक्ड विथ एन इक्वल देन देयर इज सेटअप ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। जहाँ कहीं भी किसी लूप के साथ में वेरिएबल फ्लक्स अगर लिंक्ड हो जाएगा तो वहाँ पर हम लोग का वेरिएबल फ्लक्स के द्वारा ईएमएफ का सेटअप हो जाता है, और जहाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेटअप हो गया तो आप वहाँ से पावर ले लेंगे। तो मेन एसी जनरेटर का जो कॉन्सेप्ट है, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड्स रहता है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में आर्मेचर लेते हैं और उस आर्मेचर को हम लोग रोटेट करते हैं। रोटेट करने से हम लोग के पास में वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो जाती है, और वेयर देयर इज ए वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स देन बाय द फ्रेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देयर इज सेटअप ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब उसको टेप करने के लिए हम लोग पावर को निकालने के लिए क्या करते हैं, तो कॉइल के साथ में हम लोग स्लिप रिंग लगा लेते हैं और स्लिप रिंग के साथ में ब्रश लगाए रहते हैं, जिससे कि हम लोग पावर बाहर निकाल लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट एलिमेंट एसी जनरेटर में हम लोग कहते हैं फील्ड मैग्नेट।
इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में कौन कौन होगा? फील्ड मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग इस तरह से फील्ड मैग्नेट लेते हैं कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो, और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होने का मतलब ये होता है कि अगर उसमें किसी कॉइल को हम लोग रोटेट कराते हैं तो फॉर एनी पोजीशन ऑफ द कॉइल एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेट, राइट, एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर इज ऑलवेज 90 डिग्री। इसीलिए हम लोग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, तो हम लोग कहते हैं व्हाई वी कंसीडर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इन द जनरेटर। और हम लोग किसी भी डिवाइस जहाँ पर हम लोग रोटेशन करना रहता है, टॉर्क लगाने रहते हैं, वहाँ पर हम लोग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेने का मतलब ये है कि हम लोगों ने मैग्नेट को लेकर के कर्व बना लेते हैं, और किसी पोजीशन पे कॉइल रहेगा तो नॉर्मल के बीच और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री रहता है, तो कॉइल पर हमेशा टॉर्क हमेशा मैक्सिमम लगता रहेगा। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेने का मतलब है फॉर एनी पोजीशन ऑफ द कॉइल एंगल बिटवीन द magnetic field and the normal to the surface area is always 90 degree, so torque act on the coil is maximum। तो यूनिफॉर्म ढंग से वो घूमते रहता है। तो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट में अगर हम लोग एसी जनरेटर के बारे में बात करेंगे माय डियर, तो हम लोगों ने 2 लाइन में तुरंत हम आपको बता देते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एसी जनरेटर। तो लिख लीजिए, यहाँ से हम लोग लिखते हैं इंपॉर्टेंट कंपोनेंट of the AC generator। इसको हम लोग कहते हैं फील्ड मैग्नेट, फील्ड मैग्नेट, मैग्नेट ना, सॉरी फील्ड मैग्नेट to set up radial magnetic field। to set up radial magnetic field। आप लोग के पास में भी हो गया। अब दूसरा हम लोग ले लेते हैं कॉइल और आर्मेचर, consist of many coils, consist of many coils wound on the soft iron, okay, wound on the soft iron। अब ये देखिएगा हमारे पास 3rd नंबर में ये हम लोग कह देंगे सीरीज 1 स्लिप रिंग, एंड 4th हम लोग कह देंगे कार्बन ब्रश। ओके, दिस इज व्हाट द इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे पास है। अगर इस डिवाइस को हम लोगों ने बनाना चाहेंगे तो दिस इज व्हाट द फोटोग्राफ्स आप देखिएगा, दिस इज द नॉर्थ पोल है, एंड दिस इज आपके पास यहाँ से देख लेते हैं, दिस इज योर साउथ पोल है, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ये देखिए हम लोगों ने ऐसा लिया, दिस इज योर कॉइल आर्मेचर है जिसमें बहुत सारे हम लोगों ने ले रखे रहते हैं। ये देखिए ऐसे हम लोगों ने बना दिया है, यहाँ से हम लोगों ने ऐसे खींच दिया हुआ है। सी दिस हम लोगों ने ये दिख लिया कॉइल। अब यहाँ से हम लोगों ने दिख लिया ये, इसके ऊपर में हम लोग सॉफ्ट आयरन का अंदर में प्लेट, सो दैट कि देयर इज ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर में रहे। ये हम लोग के पास में है फील्ड मैग्नेट्स है, और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड देता है, हम लोग कर्व बना देते हैं। तो देख रहे हैं ना, इस तरह से घोड़े का नाल जिसको हम लोग कहते हैं, इस तरह से रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है। यहाँ से भी लाइन निकलेगा, इधर से भी लाइन निकलेगा, इधर से भी लाइन निकलेगा, पार्ट ऑफ ए सर्कल है। तो जहाँ से भी लाइन निकले, लाइन एक जगह सेंटर से होगा जहाँ पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा, और लाइन कट नहीं करते हैं, ऊपर नीचे से पास करते रहते हैं ना। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोगों ने जो बनाते हैं, इसको एक रिंग जो होता है इसको टच करते हुए रिंग को हम लोगों ने बना दिया। ओके, ये हमारे पास वैल्यू है, यहाँ से हम लोगों ने लिया
और एक ऐसे हम लोग चौड़ा पट्टी लगा दिए और इससे हम लोग एक कार्बन ब्रश को टच कराते हुए, दिस इज व्हाट, यहाँ से ये आपका कार्बन ब्रश है, टच करते रहता है। कार्बन ब्रश ये रिंग के साथ में टच करता है ना, और ये आपका जो है बेसिकली स्लिप रिंग है, स्लिप रिंग है। कॉइल इससे टच करते हुए ये रोटेट करते रहता है। यहाँ भी हम लोगों ने दूसरा रिंग को ले लिया, ये आपके पास वैल्यू हमारा है, रिंग से हम लोगों ने एक ऐसा दूसरा वैल्यू हम लोगों ने रिंग बना लिया है। ये देखिए यहाँ से भी एक कार्बन ब्रश को टच करा देते हैं हम लोग, और ये हम लोगों ने लोड ले लेते हैं, लोड है, राइट भाई। और ये आपका कार्बन ब्रश है, ओके, एंड दिस इज योर स्लिप रिंग, दिस इज योर स्लिप रिंग। और ये आर्मेचर के अक्रॉस में हम लोगों को सारी कहानी ये रोटेट करता है, इसको हम लोग बाहर घुमाते रहते हैं। इसको जब हम रोटेट करते हैं, ध्यान रखिएगा, ये हम लोगों ने एसी जनरेटर में है, जब इसको हम लोग फील्ड मैग्नेट के बीच में रोटेट करते हैं तो ड्यू टू रोटेशन फ्लक्स का मान सेटअप हो जाते हैं, और फ्लक्स इक्वल टू हम लोग ये समझते हैं बी डॉट ऑफ ए, और साथ में हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न है तो ये कह देंगे बी एन ए, और साथ में कॉस थीटा है फ्लक्स का मान, और फ्लक्स का मान बी एन ए कॉस ओमेगा टी। दिस इज द वेरिएबल फ्लक्स है ये, दिस इज इक्वल टू व्हाट, वेरिएबल फ्लक्स। और वेयर देयर इज वेरिएबल फ्लक्स सेटअप इन द कॉइल, देयर इज ए सेटअप ऑफ द ईएमएफ। और ये ईएमएफ को हम लोगों ने, ये देखिएगा, ये कॉइल रोटेट करते रहता है, राइट। ये कॉइल का एक एंड इस रिंग के साथ और एक दूसरे रिंग के साथ में, और रिंग रोटेट कर रहे हैं तो ये आराम से कॉइल रिंग के साथ में रोटेट करते रहता है, और यहाँ पर एक कार्बन ब्रश टच करते रहते हैं रिंग के साथ में, और जो ईएमएफ पावर जनरेट होता है इस कॉइल, इस तार के थ्रू हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। आई थिंक सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द एसी जनरेटर। तो कोई दिक्कत नहीं है, एसी जनरेटर में हम लोग बहुत आसान से बात कर लेंगे कि भैया पहले फील्ड मैग्नेट होना चाहिए, फील्ड मैग्नेट परमानेंट हो, या फिर हम लोग कॉइल से मैग्नेटिज्म पैदा कर लेते हैं, और उसके अंदर एक आर्मेचर हो जिस पे एक लार्ज नंबर ऑफ द कॉइल को उंड किए रहते हैं, और बीच में हम लोग सेंट्रल पार्ट में सॉफ्ट आयरन मैग्नेटिक मटेरियल लिए रहते हैं कि मोस्ट पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ द फील्ड मैग्नेट दैट विल कन्वर्ज एट द सेंटर पॉइंट, राइट। और वहाँ पर हम लोग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिले। उसके बाद हम लोग को स्लिप रिंग है, एक एंड ऑफ द, ये जो आर्मेचर है कॉइल है उसका एक एंड हम लोग कहाँ पर, फर्स्ट रिंग से, और दूसरा एंड सेकंड रिंग से, और रिंग कॉइल के साथ में घूम रहा है, और उसके हम लोग टच करा देते हैं कार्बन ब्रश से। कार्बन ब्रश लेने का मतलब ये होता है कि कितना भी स्पीड पर होता है वहाँ पर स्पेशल स्पार्किंग नहीं होती है, हम लोग पावर का फ्लो हो जाता है, और इस पावर का फ्लो से हम लोग बाहर सप्लाई कर लेते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर द, ये आपका है एसी जनरेटर का। तब आगे आ जाइए, अगला वाला पॉइंट हम लोग यहाँ पर लेने जा रहे हैं, सो देखिएगा ना। 11 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द 11 नंबर क्वेश्चन हियर, सी दिस वंस, हम लोग एक एक करके ले लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन को हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं ना, व्हाट इज द क्वेश्चन, जस्ट रीड इट, राइट द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ, राइट द डिस्टिंक्टिव, हाँ कहाँ है 10 नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट 10 नंबर क्वेश्चंस को हम लोगों ने यहाँ से ले लेते हैं। कहता है हाउ डज द फ्रिंज विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेज चेंज when the whole apparatus of the experiment is kept in liquid of refractive index। wow, ये दिया है माय डियर, कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम लोग की मटेरियल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 में, दैट इज 4/3, मतलब हम लोग पानी में होल एक्सपेरिमेंटल सेटअप को अगर पानी में डाल देंगे तो हम लोग को फ्रिंज पैटर्न में क्या चेंज होगा। तो अब ये हम लोग आगे डिटेल्स हम पढ़ाएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, बट अभी शॉर्ट में हम इतना ही बता रहे हैं। बाय द Young's experiment we have got the fringed width by the interference, ध्यान रखिएगा, वैल्यू ऑफ द फ्रिंज विथ बाय द इंटरफेरेंस में जब कभी 2 और मोर देन 2 कोहेरेंट वेव्स किसी पॉइंट पर मिलते हैं तो इंटरफेरेंस पैटर्न बनते हैं, जेब्रा टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, ब्राइट डार्क। तो जो पैटर्न बनता है जो उसी को हम लोग फ्रिंज कहते हैं, और उसका जो विड्थ होता है उसके लिए फार्मूला ये होता है, ध्यान दीजिए लिखा हुआ है इन द होल सेटअप, लिखा हुआ है ना, इंटरफेरेंस फ्रिंज चेंज, विड्थ ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंज चेंज के बारे में एक काम कहा हुआ है। व्हेन द एस्पिरेटस ऑफ द
यंग्स एक्सपेरिमेंट इज केप्ट इन द लिक्विड। ये देखिएगा, तो हम लोगों ने एपरेटस ऑफ द, ये हमारे पास क्या है, सिंगल स्लिट सोर्स हम लोग का लाइट लेते हैं, यहाँ से हम लोग मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ द लाइट को डेवलप कर लिया, और ये जो लाइट हम लोग के पास में आते हैं कहीं जा कर के ऐसे मिलते हैं, और फ्रिंज पैटर्न हम लोग को यहाँ पर बनता है। आप समझिए कि क्या क्या चीज़ है। सो दिस इज दो स्लिट के बीच में, दो कोहेरेंट सोर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको स्मॉल डी, और कोहेरेंट सोर्स और स्क्रीन के बीच में, ये हम लोग का स्क्रीन होता है, इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है कैपिटल, और जो लाइट हम लोग के पास में इस तरह से फॉल करते हुए आ रहे हैं, जो लाइट यहाँ पर फॉल कर रहे हैं उसका वेवलेंथ हमारा लैम्डा है। तो फ्रिंज्ड विड्थ का मान हमारे पास होता आते हैं लैम्डा डी बाई डी। दिस इज द वैल्यू ऑफ द फ्रिंज्ड विड्थ। ओके, यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट सेटअप में फ्रिंज्ड विड्थ का मान जो हम लोग के पास में मिलता है, पहला वाला मिलेगा ब्राइट, उसके बाद मिलेगा डार्क, उसके बाद हम लोग को क्या मिलेगा, डार्क, फिर क्या मिलेगा, ब्राइट, फिर क्या मिलेगा, डार्क। इस तरह से जब फ्रिंज पैटर्न हम लोग को मिलता है थिकनेस, वो लैम्डा डी बाई डी। अगर हम लोगों ने ये होल सेटअप ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज पुट इनसाइड द वाटर, मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जितना भी सेटअप है, लेग को हम अगर पानी में डाल देंगे तो एक्सपेरिमेंट जो ज्योमेट्री है, जो हम डिवाइस कर रखे हुए हैं कि स्लिट अगर डी डिस्टेंस पे है, स्क्रीन कैपिटल डी डिस्टेंस पे है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो तो होल एक्सपेरिमेंट सेटअप है, उसको हमने रख दिया। बट एक क्या होगा कि जो लाइट पानी में एंट्री कर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा, बट वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज कर जाएगा माय डियर। तो यहाँ पर चेंज इन द वेवलेंथ के बारे में अगर हम लोगों ने बात कर देंगे तो हम लोग कह देंगे कि व्हेन होल setup is put inside the water, then all geometrical setup will remain same, but the wavelength of the light will change and so fringe width will change। तो हमारे पास ये कह देंगे this is fringe width in the water में अगर हम लोगों ने इसको x0 नाम दिए, इसका x नाम दे दिए, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगा lambda d बाई डी विथ म्यू। ध्यान दीजिएगा, लैम्डा में चेंज आ जाती है, तो इनसाइड द वाटर में वैल्यू आ जाएगा लैम्डा डी बाई डी इंटू 1.3, जो मान दिया हुआ है उससे आपको, तो हम लोग ये कह देंगे फ्रिंज विथ विल डिक्रीज। अगर हमारे पास कुछ चौड़ाई अगर एक्स नॉट बार है तो हमारे पर एक्स बार का मान, आपका जो फ्रिंज विथ का चौड़ाई है वो घट जाएगा, तो हम लोग कहेंगे फ्रिंज विथ विल डिक्रीज। यहाँ पर हम लोगों ने फाइनली क्या लिखेंगे, फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज। ये कोई आपका दिक्कत ही नहीं है, फ्रिंज विथ विल डिक्रीज, ये हमारी कहानी है। ओके डियर, अब आइए हमारे पास और क्या क्या वैल्यू लिखा है। हाँ जी, ये देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सो समझिएगा। राइट द डिस्टिंगाइजिंग फीचर बिटवीन ए डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट एंड द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस प्रोड्यूस इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डिस्टिंगाइजिंग फीचर्स बिटवीन ए डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट। देखिएगा, डिफ्रैक्शन क्या होती है और इंटरफेरेंस क्या होते हैं, थोड़ा सा आप इसको समझें और इसको हम थोड़ा सा आराम से आपको समझा देते हैं। डिफ्रैक्शन हम लोग कहते हैं, डिफ्रैक्शन इट इज द बेंडिंग ऑफ द लाइट व्हेन लाइट विल फॉल ऑन द शार्प एज। जैसे ब्लेड का देखते हैं ना धार, अगर वहाँ पे लाइट पड़ेगा तो अपने रास्ते से थोड़ा सा बेंड कर जाएगा। ओके, किसी भी किनारा पर अगर लाइट पड़ेगा और शार्प एज है तो वहाँ पर लाइट सीधे ना जा करके अपने रास्ते से बेंड कर जाती है, वो बेंडिंग फिनोमेना को हम लोग डिफ्रैक्शन कहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, when light will fall on the narrow slit and size of the slit is of the order of the wavelength of the light or smaller than the wavelength of the light. Let me explain once more. Diffraction phenomena will take place when the wavelength of the light is very small and slit width is of the order of the wavelength of the light. नंबर 1, या तो लाइट से छोटा हो स्लिट विड्थ, तो हमारे पास एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा, मतलब जिस स्लिट से जाएगा उस स्लिट के अगल बगल लाइट जो है सीधे ना जा करके अपने रास्ते से बेंड कर जाएगा। तो हम लोग दो बात कहेंगे, व्हेन बेंडिंग ऑफ द लाइट, डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ द लाइट व्हेन लाइट इज फॉल ऑन द नैरो स्लिट
और एट द शार्प एज। शार्प एज पे लाइट जाएगा, अपने रास्ता से मुड़ गया तब, या नैरो स्लिट पर अगर लाइट गया अपने रास्ता से हट गया तब, और हटने के बाद हमारा जो एक पैटर्न बनता है, ठीक है, उस पैटर्न को हम लोगों ने डिफ्रैक्शन पैटर्न बोलेंगे। फिर से डिफ्रैक्शन होने का क्या कहानी है, हम आई विल रिपीट वंस मोर। डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ द लाइट व्हेन लाइट विल फॉल ऑन द नैरो स्लिट और शार्प एज, अपने रास्ता से बेंड कर गया, ये दो कंडीशन में। और हम लोग को यहाँ पर जो लाइट नैरो स्लिट पे आते हैं, उस नैरो स्लिट के लाइट जो एक वेव फ्रंट बनता है, नैरो स्लिट पे जहाँ ऊपर से नीचे तक जितना स्लिट की चौड़ाई है उतना दूर में लाइट फॉल किया, उसको हम लोग वेव फ्रंट बोल दिए। उस वेव फ्रंट के डिफरेंट पॉइंट से लाइट चल के किसी पॉइंट पे मिलते हैं, मतलब सेम वेव फ्रंट के दो पॉइंट से लाइट निकल करके एक अलग पॉइंट पर जाके मिलेंगे, तो हम लोग एक वेव पैटर्न, एक हमको फ्रिंज पैटर्न बन जाते हैं। डिफ्रैक्शन में भी कहीं पे मैक्सिमा, कहीं पर मिनिमा, राइट। हम लोग कहते क्या है, डिफ्रैक्शन इट इज आल्सो ए इंटरफेरेंस ऑफ द टू लाइट वेव स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम वेव फ्रंट, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम वेव फ्रंट। वेयर एज इंटरफेरेंस में हम लोग कहते हैं कि इट इज द सुपरपोजिशन और इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ द लाइट, टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ द लाइट एट द सर्टेन पॉइंट। दो कोहेरेंट सोर्स ऑफ द लाइट, कोहेरेंट सोर्स किसको कहते हैं, फेज जीरो हो या कांस्टेंट हो, फ्रीक्वेंसी बराबर हो, एम्पलीट्यूड बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकते हैं। अगर इस तरह के लाइट आपको किसी पॉइंट पर मिलेंगे तो हम लोग को एक पैटर्न बनता है। तो इंटरफेरेंस क्या है, इंटरफेरेंस का पैटर्न कहते हैं, इंटरफेरेंस इट इज द फिनोमेना इन विच टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ द लाइट, मतलब टू स्लिट्स अलग अलग हों और दोनों स्लिट से लाइट निकल करके और किसी पॉइंट पर मिलेंगे, तो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा कि कहीं पर हमको डार्क पैटर्न मिलेगा, कहीं पर ब्राइट पैटर्न मिलेगा। बट इंटरफेरेंस में आपका जो फ्रिंज का पैटर्न आपका जो सिलेबस में उसमें कांस्टेंट होते हैं, और डिफ्रैक्शन में आपका जो फ्रिंज का पैटर्न होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। करेक्टेड ईयर, तो इसको हम लोग नेक्स्ट में एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू।